हमारा पिछला टॉपिक था अ वीकली ट्राइबल मार्केट इन धोरई विलेज, बस्तर, छत्तीसगढ़। अब हमारा अगला टॉपिक है कास्ट बेस्ड मार्केट्स एंड ट्रेडिंग नेटवर्क्स इन प्री colonial and colonial India. In some traditional accounts of Indian economic history, India's economy and society are seen as unchanging. कुछ ऐसे अकाउंट मिले हैं ट्रेडिशनल अकाउंट्स इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री के, जिससे ये पता चलता है कि इंडिया की इकोनॉमी या सोसाइटी जो है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ था. इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन वाज थॉट टू हैव बिगिन ओनली विद द एडवेंट ऑफ कोलोनियलिज्म. कोलोनियलिज्म के आने के बाद से ही आर्थिक तौर पे बदलाव शुरू हुए. It was assumed that the India consisted of ancient village communities that were relatively self-sufficient and that their economies were organized primarily on the basis of non-market exchange. ये assume किया जाता है कि इंडिया में पहले जो है ऐसे पुराने गांव के समुदाय वगैरह थे जो अपने आप में काफी हद तक आत्मनिर्भर थे और उनकी जो इकोनॉमी थी वो इस तरह से ऑर्गेनाइज थी कि उनको जो है एक तरह से मार्केट की जरूरत ही नहीं पड़ती थी कि किसी चीजों का आदान प्रदान हो. अंडर colonialism and in the early post-independence period, the penetration of the commercial money economy into local agrarian economies and their incorporation into wider networks of exchange was thought to have brought about radical social and economic changes in rural and urban society. ये अज्यूम किया जाता है कि जब कोलोनियलिज्म आया या जो हमारा इंडिपेंडेंस के बाद का शुरुआती दौर था, उस टाइम पे जो कमर्शियल मनी है उसका आगमन जो हमारी लोकल एग्रेरियन इकोनॉमी थी उसमें होना, साथ ही साथ उसका इनकॉर्पोरेशन होना बहुत बड़े नेटवर्क्स में एक्सचेंज के, इससे क्या हुआ, सामाजिक और आर्थिक तौर पे काफी तेजी से बदलाव हुआ रूरल और अर्बन सोसाइटी में. While colonialism certainly brought about major economic transformations, अब कोलोनियलिज्म जो आया इसकी वजह से बहुत ज्यादा बड़े बड़े आर्थिक बदलाव हुए. फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू द डिमांड दैट लैंड रेवेन्यू इज टू बी पेड इन कैश, recent historical research has shown that much of India's economy was already extensively monetized in the late pre-colonial period. जहां कोलोनियलिज्म ने ये सोचा कि डिमांड जो है लैंड रेवेन्यू की वो कैश के फॉर्म में करी जाए, उन्होंने सामने ये रखा कि हमें जो लैंड रेवेन्यू दोगे वो आप कैश के फॉर्म में दोगे. तो जो अभी की हाल ही की हिस्टोरिकल रिसर्च है वो ये बताती है कि ज्यादा से ज्यादा इंडिया की इकोनॉमी पहले से ही मोनेटाइज हो चुकी थी, यानी कि जो ट्रेडिंग हो रही थी वो पैसे की वजह से लेन देन हो रहा था. और ये बात है प्री कॉलोनियल पीरियड की, काफी बाद के लेकिन प्री कॉलोनियल पीरियड की. आफ्टर while various kinds of non-market exchange systems such as Jajmani system did exist in many villages and regions even during the pre-colonial period, और जो अलग अलग तरीके के नॉन मार्केट एक्सचेंज सिस्टम थे जिनको हम जजमानी सिस्टम कहते हैं वो एग्जिस्ट करते थे गांव में और क्षेत्रों में प्री कॉलोनियल पीरियड से पहले. Villages were incorporated into wider networks of exchange through which agricultural products and other goods circulated. जो गांव थे उनको क्या किया था, इनकॉर्पोरेट कर लिया गया था बहुत बड़े नेटवर्क में एक्सचेंज के, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर से संबंधित प्रोडक्ट या और जो गुड्स थे उनको सर्कुलेट किया जाता था. It now seems that the sharp line that was often drawn between traditional and the modern, or the pre-capitalist and the capitalist economy, is actually rather fuzzy. तो ऐसा लगता है कि एक जो बहुत शार्प लाइन है जो ज्यादातर खींची जाती है ट्रेडिशनल और मॉडर्न के बीच में या प्री कैपिटलिस्ट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बीच में, वो एक्चुअल में बहुत क्लियर नहीं है. Recent historical research has also highlighted the extensive and sophisticated trading networks that existed in the pre-colonial India. जो अभी की हाल ही की हिस्टोरिकल रिसर्च है वो ये भी हाईलाइट करती है कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से बहुत ज्यादा ट्रेडिंग नेटवर्क जो है एग्जिस्ट करता था प्री कॉलोनियल इंडिया के पीरियड में. Of course, we know that for centuries, India was a major manufacturer and exporter of handloom cloth, both ordinary cotton and luxurious silks, as well as the source of many other goods that were in great demand in the global market, especially in Europe. एक बात यह है कि कई सदियों से इंडिया जो है एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर रहा है हैंडलूम क्लॉथ का, यानी चाहे ऑर्डिनरी हम कॉटन की बात करें या जो बहुत ज्यादा लग्जरी सिल्क होता है उसकी बात करें. इसके अलावा और भी बहुत सारे जो गुड्स हैं जैसे स्पाइसेस हो गए जो काफी ज्यादा डिमांड में थे ग्लोबल मार्केट में, उसका भी सोर्स रहा है खासतौर से यूरोप के अंदर. So it is not surprising that pre-colonial India had well-organized manufacturing centers as well as indigenous merchant groups
trading networks and banking systems that enabled trade to take place within India and between India and the rest of the world. तो ये कोई बहुत ताज्जुब की बात नहीं है कि प्री कॉलोनियल इंडिया जो था उस टाइम पे बहुत अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स थे, साथ ही साथ अच्छे मर्चेंट ग्रुप्स थे, आपके ट्रेडिंग नेटवर्क्स थे, बैंकिंग सिस्टम्स थे, जिसकी वजह से ट्रेड जो है वो इंडिया के अंदर हो पाया या इंडिया और जो बाकी दुनिया के बीच में ट्रेडिंग है वो पॉसिबल हो पाई. These traditional trading communities or castes had their own systems of banking and credit. अब ये जो ट्रेडिशनल ट्रेडिंग कम्युनिटीज या कास्ट थी, इनका अपना खुद का बैंकिंग और क्रेडिट का सिस्टम था. फॉर इंस्टेंस, एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज एंड क्रेडिट वाज द हुंडी or the bill of exchange, like a credit note, which allows merchant to engage in long distance trade. अब पहले क्या होता था, जो मेजर इंस्ट्रूमेंट माना जाता था एक्सचेंज का या क्रेडिट लेने का, वो होती थी हुंडी, या हम जिसे कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज. एक क्रेडिट नोट के जैसे होता था, जिसकी वजह से मर्चेंट जो है दूर दूर तक जाकर ट्रेडिंग कर सकते थे. Because trade took place primarily within the caste and kinship networks of these communities, a merchant in one part of the country could issue a hundi that would be honored by a merchant in other place. अब पहले क्या होता था, जो ट्रेड होता था वो एक कास्ट या किनशिप के नेटवर्क के अंदर होता था इन समुदायों में. तो अगर किसी एक हिस्से में कंट्री के मर्चेंट ने कोई हुंडी जारी करी है, तो उसकी रिस्पेक्ट जो है, जो मर्चेंट दूसरे प्लेस में है उसकी वो रिस्पेक्ट करेगा. मतलब उस हुंडी के बेसिस पे जो है व्यापार चलता था. The Nattukottai Chettiars of Tamil Nadu provide an interesting illustration of how these indigenous trading networks were organized and worked. तो ये जो नट्टूकोटी चेटियार्स तमिलनाडु के हैं, ये एक हमारे को बहुत इंटरेस्टिंग इलस्ट्रेशन बता रहे हैं कि किस तरीके से ये जो स्वदेशी ट्रेडिंग नेटवर्क है ये ऑर्गेनाइज था और काम करता था. A study of this community during the colonial period shows how its banking and trade activities were deeply embedded in the social organization of the community. एक जो इस समुदाय की स्टडी करी गई कॉलोनियल पीरियड के दौरान, वो ये बताती है कि किस तरीके से बैंकिंग और जो ट्रेड एक्टिविटीज थी वो बहुत ज्यादा गहरी एक तरह से बैठी हुई थी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिटी के. द स्ट्रक्चर ऑफ द कास्ट, किनशिप एंड फैमिली वर ओरिएंटेड टुवर्ड्स कमर्शियल एक्टिविटी एंड द बिजनेस एक्टिविटी वर कैरीड आउट विद इन दीज सोशल स्ट्रक्चर्स. जो स्ट्रक्चर थे कास्ट के, किनशिप के या फैमिली के, वो एक तरह से इस तरह से बनाए गए थे कि कमर्शियल एक्टिविटीज भी जो है उनकी तरफ भी ध्यान दिया जा सके, और जो बिजनेस एक्टिविटीज थी वो इन्हीं सोशल स्ट्रक्चर्स के अंदर करी जाती थी. एज इन मोस्ट ट्रेडिशनल मर्चेंट कम्युनिटीज, Nakaratar banks were basically joint family firms, so that the structure of the business firm was same as that of the family. अब बहुत सारे जो ट्रेडिशनल मर्चेंट कम्युनिटीज थी उनमें क्या होता था, जो नकरातर बैंक्स थे वो बेसिकली एक जॉइंट फैमिली की फर्म होती थी, ताकि जो बिजनेस का स्ट्रक्चर है, यानी जो बिजनेस फर्म का हमारा स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि फैमिली की तरह. Similarly, trading and banking activities are organized through caste and kinship relations. जो ट्रेडिंग और बैंक की एक्टिविटीज करी जाती थी वो भी ऑर्गेनाइज बिल्कुल कास्ट और जैसे हमारे किनशिप रिलेशंस होते हैं उनके जैसी करी जाती थी. फॉर इंस्टेंस, देयर एक्सटेंसिव कास्ट बेस्ड सोशल नेटवर्क्स कॉल्ड चेटियार मर्चेंट्स टू एक्सपैंड देयर एक्टिविटीज इनटू साउथ ईस्ट एशिया एंड सीलोन. अब जैसे उनके जो बहुत ज्यादा कास्ट बेस्ड सोशल नेटवर्क्स थे, उन्होंने चेटियार मर्चेंट्स को अलाउ किया कि वो अपने जो एक्टिविटीज हैं उनको एक्सपैंड कर सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया और सीलोन में. In one view, the economic activities of the Nakaratars represented a kind of indigenous capitalism. वहीं एक तरफ से यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी नकरातर्स की, वो दर्शाती हैं एक स्वदेशी कैपिटलिज्म. This interpretation raised the question of whether there are or were forms of capitalism apart from that arose in Europe. अब ये जो एक व्याख्या है ये एक सवाल खड़ा करती है कि क्या है या क्या थे जो फॉर्म्स हैं कैपिटलिज्म की, उसके अलावा जैसे कि यूरोप में स्टार्ट हुए, उसके अलावा जो है और भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं कैपिटलिज्म के. कास्ट बेस्ड ट्रेड अमंग द नकराटर्स ऑफ तमिलनाडु. दिस इज नॉट टू से दैट द नकराटर बैंकिंग सिस्टम रिजेंबल्ड एन इकोनॉमिक मॉडल ऑफ वेस्टर्न स्टाइल बैंकिंग सिस्टम्स. हम ये बताने के लिए नहीं कह रहे हैं कि जो नकराटर्स का बैंकिंग सिस्टम था वो काफी हद तक जो इकोनॉमिक्स का एक मॉडल है वेस्टर्न स्टाइल बैंकिंग सिस्टम का उससे मिलता जुलता था. द नकरातर्स loaned and deposited money with one another in caste defined social relationships based on business territory, residential location, descent, marriage and common cult membership.
नकरातस जो है वो लोन देते थे या पैसा जो है जमा करते थे एक दूसरे का कास्ट डिफाइंड सोशल रिलेशनशिप के आधार पर, चाहे उनका जो है बिजनेस टेरिटरी से रिलेटेड हो, रेजिडेंशियल लोकेशन हो, डिसेंट हो, मैरिज हो, कॉमन कल्ट मेंबरशिप हो। तो इस तरीके से वो अपने जो पैसे को डिपॉजिट करते थे या एक दूसरे को लोन देते थे। Unlike in modern Western banking systems, it was the reputation, decisions, and reserve deposits shared among exchange spheres defined according to these principles and not a government controlled central bank that assured public confidence in individual Nakaratas as representatives of the caste as a whole. जिस तरह से मॉडर्न वेस्टर्न बैंकिंग सिस्टम में होता है उस तरीके से नहीं। यहाँ पर रेप्यूटेशन होती है, डिसीजन होते हैं, जो रिजर्व डिपॉजिट्स हैं वो जो है एक तरह से शेयर किए जाते हैं एक्सचेंज में, और इनको जो डिफाइन किया जाता है वो इन प्रिंसिपल्स के आधार पे किया जाता है, ना कि एक गवर्नमेंट कंट्रोल सेंट्रल बैंक के। ये एश्योर करते हैं पब्लिक कॉन्फिडेंस इंडिविजुअल नकरातस के अंदर कि वो जो है रिप्रेजेंटेटिव्स हैं एक कास्ट के पूरे तौर पे। इन अदर वर्ड्स द नकरातर बैंकिंग सिस्टम वाज अ कास्ट बेस्ड बैंकिंग सिस्टम। दूसरे शब्दों में, सिंपल शब्दों में कहें तो नकरातर का जो बैंकिंग सिस्टम था वो एक कास्ट बेस्ड बैंकिंग सिस्टम था। Individual Nakaratar organized their lives around participation in and management of various communal institutions adapted to tasks of accumulating and distributing reserves of capital. तो जो नकरातर थे वो इंडिविजुअल तौर पे नकरातर जो है वो ऑर्गेनाइज करते थे, उनकी एक तरह से जिंदगी जो है ऑर्गेनाइज थी कि आपको पार्टिसिपेट करना है, मैनेज करना है, जो बहुत सारे आपके कम्युनल इंस्टीट्यूशंस हैं आपने अपनाए हुए हैं ताकि आप जो भी रिजर्व्स है कैपिटल के आइदर उनको जमा करना है या फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम है उसको कैरी ऑन कर सके। Social organization of markets, traditional business communities. Many sociological studies of the Indian economy have focused on traditional merchant communities or caste such as the Nakaratas. बहुत सारी जो सोशोलॉजिकल स्टडीज हुई हैं इंडियन इकोनॉमी को लेकर उसमें उन्होंने मेन फोकस जो किया है वो ट्रेडिशनल मर्चेंट कम्युनिटीज पे किया है या कास्ट पे, जैसे कि नकरातस थे। एज यू हैव ऑलरेडी लर्न there is a close connection between the caste system and the economy in terms of land holding, occupational differentiation and so on. अभी हमने देखा कि किस तरीके से एक बहुत गहरा कनेक्शन है कास्ट सिस्टम और इकोनॉमी के बीच में, चाहे वो लैंड होल्डिंग को लेकर हो, ऑक्यूपेशनल डिफरेंस को लेकर हो या फिर और कुछ। दिस इज ऑल्सो ट्रू इन द कास्ट ऑफ ट्रेड एंड मार्केट्स। ये पूरी तरह से सत्य है जो केस है हमारा ट्रेड और मार्केट का उसके अंदर भी। इनफैक्ट Vaishyas constitute one of the four Varnas, an indication of the importance of the merchant and of trade or business in Indian society since ancient times. जो वैश्य होते हैं ये चार वर्णों में से एक है। ये जो है एक तरह से वैश्य बहुत ही दर्शाते हैं इम्पोर्टेंस मर्चेंट की, ट्रेड की, बिजनेस की इंडियन सोसाइटी के अंदर बहुत पहले से। However, like other Varnas, Vaishya is often a status that is claimed or aspired to rather than a fixed identity or a social status. जैसे बाकी और वर्ण हैं उसमें वैश्य का जो है एक ऐसा स्टेटस है जो हमेशा ये क्लेम करता है या एस्पायर करता है बजाय एक फिक्स आइडेंटिटी या सोशल स्टेटस की। Although there are Vaishya communities such as Baniyas in the North India whose traditional occupation has been trade or commerce for a long time, there are some caste groups that have entered into trade. वैश्य कम्युनिटी जो है जिसमें हम बनियाज जो आते हैं नॉर्दर्न इंडिया में, ये बोलते हैं कि ये जो है इनका एक तरह से ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है जिसमें ये ट्रेड या कॉमर्स कर रहे हैं बहुत लंबे समय से। बहुत सारे या कहना चाहिए कुछ ऐसे कास्ट ग्रुप्स हैं जो इस ट्रेड में एंटर किए हैं। सच ग्रुप्स टेंड टू एक्वायर और क्लेम वैश्य स्टेटस इन द प्रोसेस ऑफ अपवर्ड मोबिलिटी। अब जो भी बिजनेस के मार्केट में आता है एक तरह से उसको जो है स्टेटस मिल जाता है वैश्य का। Like the history of all the caste communities, in most cases there is a complex relationship between caste status or identity and the caste practices including occupation. अगर हम जितनी भी कास्ट कम्युनिटीज हैं उन सब की हिस्ट्री को देखें तो ज्यादातर केसेस में आपको मिलेगा एक बहुत ही जटिल रिलेशनशिप होता है कास्ट स्टेटस या जो पहचान होती है उसके बीच में, या जो कास्ट प्रैक्टिस करी जाती है यानी जो हमारा काम है उसके बीच में जो है काफी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होती है। The traditional business communities in India include not only Vaishyas but also other groups with distinctive religious or the other community identities such as the Parsis, Sindhis, Bohras और Jains. अब जो ट्रेडिशनल बिजनेस कम्युनिटीज हैं इंडिया में उसमें खाली वैश्य ही नहीं आते
बल्कि और भी बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं जो अलग अलग धर्म उसके हैं या समुदाय के हैं, उनकी अलग पहचान है। जैसे पारसीज हो गए, सिंधी हैं, बोहरा हैं, जैन्स हैं। मर्चेंट कम्युनिटीज डिड नॉट ऑलवेज हैव अ हाई स्टेटस इन द सोसाइटी। जो मर्चेंट कम्युनिटीज होती हैं इनकी बहुत ज्यादा ऊंचा एक स्टेटस नहीं होता सोसाइटी के अंदर। फॉर इंस्टेंस, ड्यूरिंग द colonial period, the long distance trade in salt was controlled by the marginalized tribal group, the Banjaras. अब एग्जाम्पल के तौर पे कॉलोनियल पीरियड के दौरान जो बहुत दूर दूर से ट्रेड होता था नमक के, उसके लिए नमक का जो व्यापार होता था, उसको कौन कंट्रोल कर रहा था? जो मार्जिनलाइज्ड ट्राइबल ग्रुप था वो, द बंजारास। In each case, the particular nature of community institutions and ethos give rise to different organization and practice of business. तो हर केस में हम ये देख सकते हैं एक खास जो नेचर है पर्टिकुलर कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस का, या उन्होंने जो है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को या अलग अलग जो बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं उनको एक तरह से जन्म दिया है। To understand the operation of markets in India, both in earlier periods and at present, we can examine how specific arenas of businesses are controlled by particular community. अब किस तरीके से मार्केट का ऑपरेशन होता है इसको समझने के लिए, चाहे हम पहले के पीरियड की बात करें या आज की बात करें, हमें पहले ये जांचना होगा कि किस तरीके से खास जो एरियाज हैं बिजनेस के, उनको कैसे कौन कौन सी पर्टिकुलर कम्युनिटीज कंट्रोल करती हैं। One of the reasons for this caste-based specialization is that trade and commerce often operate through caste and kinship networks, as we have seen in the case of the Nagaratars. एक कारण जो कास्ट बेस्ड स्पेशलाइजेशन का है वो ये है कि जो ट्रेड और कॉमर्स की एक्टिविटीज हैं वो ज्यादातर कास्ट और किनशिप नेटवर्क के थ्रू ही चलती हैं, जैसा कि हमने नगरातर्स के केस में देखा। Because businessmen are more likely to trust others of their own community or kin group, they tend to business with such networks rather than with others outsiders, and this tends to create a caste monopoly within certain areas of business. अब बिजनेस जो है ज्यादा भरोसा किस पर करते हैं? अपने खुद के समुदाय या किन ग्रुप के जो लोग हैं उनके ऊपर, और वो चाहते हैं कि बिजनेस जो है उसी नेटवर्क के अंदर चले बजाय किसी हम बाहर वाले के साथ करें। और इससे क्या होता है, कास्ट मोनोपोली जो है वो क्रिएट हो जाती है कुछ खास एरिया में बिजनेस के अंदर। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है कोलोनियलिज्म एंड द इमर्जेंस ऑफ न्यू मार्केट्स। ये करते हैं अगले